गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नंबर्स से इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, हमने किन किन नंबर्स को देखा था। वैसे तो आप ये सारे नंबर्स पिछले क्लासेस में भी देखा होगा, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है, होल नंबर्स को w से, फिर आता है इंटीजर्स का ग्रुप z से, और फिर रेशनल नंबर्स का ग्रुप जिसे q से डिनोट करते हैं। अगले एक्सरसाइज में हम लोग इर्रेशनल के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इर्रेशनल को आप चाहें तो q डैश से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था लास्ट वीडियो में। हम लोगों ने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन देखा था रेशनल नंबर्स का। इससे पहले क्लासेस में आप लोगों ने इंटीजर्स का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन देखा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने आर.एस. अग्रवाल की टेक्स्ट बुक से दो नंबर्स के बीच कुछ रेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड करते हैं ये भी सीखा था, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी देखने को मिलेंगे, उन्हें देखते हैं पहले, ठीक है। जैसे आपके एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनमें पहला एग्ज़ाम्पल है, कह रहा है आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं, वो सही हैं या गलत ये बताने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं? तो देखिए, ये स्टेटमेंट उल्टा है। अगर ये सीधा होता कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं तो ये सही हो गया होता, ठीक है, क्योंकि होल नंबर्स का ग्रुप बड़ा होता है। जो होल नंबर्स का ग्रुप होता है वो बड़ा होता है और नेचुरल नंबर्स का ग्रुप उससे छोटा होता है, क्योंकि एक ज़ीरो एक ऐसा नंबर मिलता है जो नेचुरल नहीं है लेकिन होल है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया कि सारे होल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो ज़ीरो तो नेचुरल होता नहीं है, लेकिन ज़ीरो होल नंबर होता है, ठीक है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है एवरी इंटीज़र इज़ ए रेशनल नंबर। सभी इंटीज़र रेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो क्या ये सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। सारे इंटीज़र जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कोई भी इंटीज़र अगर हम लिखें -3, तो इसे हम -3/1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये p/q के फॉर्म में हो गया। तो अब ये रेशनल नंबर के ग्रुप में भी है, ठीक है। इन सब को समझने के लिए हम एक सर्किल बना के समझाते हैं आपको। सबसे पहले जो नंबर हमने पढ़ा वो था नेचुरल नंबर्स का ग्रुप। फिर नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड हो जाने के बाद वो बन गया होल नंबर्स का ग्रुप, ठीक है। और इन होल नंबर्स के ग्रुप में जब हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स को ले लिया तो ये इंटीजर्स का ग्रुप हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक सर्किल तैयार होता है रेशनल नंबर्स का। ये सारे रेशनल नंबर के ग्रुप में आते हैं, ठीक है। फिर एक इर्रेशनल का ग्रुप अलग होता है जो इनमें कुछ कॉमन नहीं होता है, ठीक है। और ये पूरा सर्किल जो है वो मिलके रियल नंबर का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया रियल नंबर का ग्रुप। अब आप इस सर्किल को देख के आसानी से समझ सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर वाले सर्किल के अंदर हैं, इसलिए सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सारे होल नंबर इंटीजर्स के अंदर हैं, इसलिए सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर वाला सर्किल जो है वो रेशनल नंबर के सर्किल के अंदर है, इसलिए सारे इंटीजर भी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। सारे रेशनल रियल होते हैं, और रेशनल और इरेशनल में कोई कुछ कॉमन नहीं होता, इसलिए दोनों का सर्किल अलग बना हुआ है, ठीक है। तो इस सर्किल से सबको आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा जो है ना, इस सर्किल को अगर उल्टे तरफ से देखें, बाहर से अंदर की तरफ देखें, तो ये स्टेटमेंट सारे गलत हो जाते हैं, ठीक है। सारे रियल नंबर
क्या रेशनल होते हैं? उल्टा सोच रहे हैं हम, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन हमने बदल दिया, बाहर वाले सर्किल से अंदर वाले सर्किल को कर रहे हैं, ठीक है। बाहर से अंदर की तरफ कि सारे रियल नंबर क्या रेशनल नंबर होते हैं? गलत। क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? ये भी गलत, ठीक है। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? ये भी गलत। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? ये भी गलत, ठीक है ना। तो जब हमारा डायरेक्शन आउटर से इनर सर्किल की तरफ होगा तो तब जब हम स्टेटमेंट बोलेंगे वो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, ठीक है। लेकिन जब हमारा स्टेटमेंट इनर से आउटर सर्किल के लिए होगा तो हमारे सारे स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 2 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। अगर 1 और 2 के बीच में 5 इंटीज़र बताने होते तो आप नहीं बता पाते, क्योंकि ये 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीज़र हैं, ठीक है ना। 1 के बाद अगला इंटीज़र 2 ही होता है, तो इनके बीच में अगर बात इंटीजर्स की करेंगे तो नहीं बता सकते। लेकिन इनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तो 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमें बताने हैं। तो इसका कुछ तरीका तो हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा होगा, ठीक है। फिर से करते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों को पहले रेशनल फॉर्म में लिख लेंगे और अगर इनके बीच में 5 रेशनल नंबर बताने तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने रेशनल नंबर बताना है उससे एक ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6/6 और ये 12/6, ठीक है। अब ये 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के फॉर्म में हो गया। अब इनके बीच में जो गैप है ना, उसमें एक सीक्वेंस दिखाई देगा आपको। देखिए, इसका न्यूमरेटर है 6 और इसका न्यूमरेटर है 12। तो 6 से 12 तक जाने के लिए जो हमारे बीच में जो सीक्वेंस है, बस आप उस सीक्वेंस को कंप्लीट कीजिए। 6/6 के बाद नेक्स्ट होगा 7/6, उसके बाद नेक्स्ट होगा 8/6, फिर 9/6, 10/6 और एक लास्ट हो जाएगा 11/6 और लास्ट जो एंड है वो तो है, ठीक है। अब इन सभी रेशनल नंबर्स जो इनके बीच में रेशनल नंबर्स हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम करें, 7/6 तो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 8/6 को हम कर सकते हैं 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 4/3 बनेगा। 9/6 को भी कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। 10/6 को 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो इस तरह से जो 5 रेशनल नंबर मिले, 5 रेशनल numbers between 1 and 2 are कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका 7/6, सेकंड है 4/3, 3/2, 5/3, 11/6। ओके, ये 5 रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच में होंगे। समझ गए? चलिए, 2 ही एग्जाम्पल के बाद अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखिए। 2 एग्जाम्पल के बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इज़ ज़ीरो अ रेशनल नंबर? क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q?
राइट P and Q आर इंटीजर्स सर, वेयर P and Q आर इंटीजर्स, ठीक है ना। तो 0 जो है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब हम इसे P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होगा 0/1, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। आप एग्जाम्पल 2 की तरह इसको करने की कोशिश करेंगे सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को आप एग्जाम्पल 2 की तरह करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 3 है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, अभी बताया कि आपको 5 बताने हैं तो आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों रेशनल नंबर में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है ना। ध्यान रहे कि ये जो प्रोसेस है वो हम तभी फॉलो कर सकते हैं जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। तो यहाँ भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर न्यूमरेटर में 6 से, डिनोमिनेटर में भी 6 से, दूसरे रेशनल के भी न्यूमरेटर में 6 से और डिनोमिनेटर में 6 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 18/30, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, और ये 24/30। फिर से आपको एक सीक्वेंस दिखाई देने लगेगा, इसका न्यूमरेटर है 18 और इसका 24, तो 18 से 24 तक पहुंचने के लिए कौन कौन से नंबर मिलेंगे हमें, 18 और 24 के बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ठीक है ना। तो इस तरह से 5 रेशनल नंबर हमें मिल गए। अब इनमें से फिर वही कि अगर कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने लायक होगा तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे ये सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, ये तीनों ही कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ भी आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, इसके आंसर आप लोग खुद देंगे उस सर्किल को देख के जो हमने इस वीडियो की शुरुआत में बनवाया है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले हमें क्या जानना है, इर्रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए नया है, क्योंकि इससे पहले आप लोग केवल रेशनल तक ही जानते थे। ये इर्रेशनल क्या होता है, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स को समझने के लिए हम चलेंगे आपको रेशनल नंबर में लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो जब हम रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 2 तरह के डेसिमल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। 2 तरह का डेसिमल एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब कि वो फिक्स्ड होते हैं कि कितने डिजिट आएंगे, ठीक है। जैसे 5.45, इस डेसिमल नंबर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। 3.16, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये जो एग्जांपल हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के हैं। और दूसरे तरह का जो डेसिमल देखने को मिलता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होते हैं लेकिन रिपीट करते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का जो एग्ज़ाम्पल होगा वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें मिलता है 0.3। ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होता है,
0.3333 ऐसे डॉट 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 आपको देखने को मिलेगा। तो इस डेसिमल में जो 3 है वो कहीं एंड नहीं होगा, ठीक है ना। ये 3 ऐसे बढ़ता चला जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो इसे हम 0.3 के ऊपर ऐसे बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, लेकिन रिपीट करता है, ठीक है। हम कहेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन में एक तीसरे तरह का भी डेसिमल एक्सप्रेशन होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा लेकिन रिपीट भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन जो कभी कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा और ना कहीं रिपीट करेगा, ठीक है ना तो कोई नंबर उसमें रिपीट करेगा या नंबर ऑफ ग्रुप, ठीक है ना, कुछ रिपीट नहीं करेगा। तो ऐसे एग्जांपल्स हैं रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर और प्राइम नंबर। रूट में अगर प्राइम नंबर ले लें या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लें, वो सारे नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे या इनकी जब वैल्यू फाइंड करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, तो इनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो न तो टर्मिनेट करता है और न ही रिपीट करता है। तो √2 हो गया, 2 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट या किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे 6 ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट। 7 प्राइम नंबर है, 8 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं वो सब इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो रियल नंबर का ग्रुप होता है वो रेशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर से मिलके बनता है, ठीक है। रियल नंबर का ग्रुप रेशनल और इरेशनल से मिलके बनता है, और हम जानते हैं कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल को तो करना हम जानते ही हैं, लेकिन इरेशनल को हम लोग 9th में सीखेंगे, ठीक है ना। तो हम आगे सीखेंगे कि कैसे इरेशनल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एग्जाम्पल में जो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है इस एक्सरसाइज से पहले कि √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि √2 जो है वो अब इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हमारे पास तो ऐसा कोई स्केल होता नहीं है जो √2 की वैल्यू को नाप सके, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में जानते हैं कि अगर हम एक राइट ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, तो राइट ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का जो सम होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है, दोनों के स्क्वायर का सम। तो अगर इस राइट ट्रायंगल में हम इस वर्टेक्स को A, इस वर्टेक्स को B और इस वर्टेक्स को C कहें, ठीक है, और इस BC यानी बेस को अगर हम 1 यूनिट लें, BC को 1 यूनिट लें और इस AB को भी 1 यूनिट ले लें, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से जो AC का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से पर अगर हम वैल्यू रखते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 मीन्स 2, तो AC स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो सिर्फ AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस फिगर में जो AC लेंथ है वो किसके इक्वल हो गया, वो √2 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक रास्ता मिलता है √2 यूनिट के बराबर लेंथ या डिस्टेंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, तो जैसा कि यहाँ √2 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे
इस नंबर लाइन पर 0 को लोकेट करने के बाद 1 यूनिट के बराबर अगर हम बेस को ले लें और इतना ही हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यहाँ से उतने ही यूनिट के बराबर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, फिर इस पॉइंट ओ को या पॉइंट 0 को हम इसके वर्टेक्स से मिला दें या स्टॉप से मिला दें, तो ये बन जाएगा एक राइट ट्रायंगल। और ये ओ ए जो है, अगर यहाँ ए कहें यहाँ बी कहें, तो ये ओ ए एक हाइपोटेनस की जगह काम कर रहा है और हाइपोटेनस की जो वैल्यू होगी यहाँ पर ये क्या होगी, √2 के इक्वल होगा, क्योंकि हमने बेस कितना लिया है, 1 यूनिट के बराबर बेस और इतने ही के बराबर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब हम इस लेंथ को, इस ओ ए लेंथ को जब हम कंपास की मदद से इसको हॉरिजेंटली ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, इसको हम सी बोलते हैं, जहाँ ये कट करेगा। कंपास में करना क्या है, आपको ओ को बनाना है सेंटर और ओ ए को रेडियस लेके इस डिस्टेंस को ट्रांसफ़र कर देते हैं या शिफ्ट कर देते हैं आप नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पर। ठीक है, तो यहाँ से ओ से ये सी तक की जो लेंथ होगी ना, ये √2 यूनिट के बराबर होगी। ठीक है, ये √2 यूनिट के बराबर होगी। तो आप समझ गए होंगे कि इसे कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 4 जो है वो भी कुछ ऐसा ही है, इसी से रिलेटेड, कि √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आप पहले पाइथागोरस से एक कैलकुलेशन करके रखेंगे कि हमें बेस कितने यूनिट का लेना है। ठीक है, क्योंकि आप एक चीज़ फिक्स कर दीजिए, परपेंडिकुलर को 1 ही यूनिट लेंगे, इस बात को आप फिक्स कर दीजिए। ठीक है, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये भी फिक्स है। हाइपोटेनस की वैल्यू उसके बराबर होनी चाहिए जिसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। बस आपके हाथ में बेस को ही चेंज करना होगा। ठीक है, तो आप जो रिलेशन है वो ले लीजिए, h² = b² + p²। b फॉर बेस, p फॉर परपेंडिकुलर, h फॉर हाइपोटेनस। तो हमने बताया कि आपको हाइपोटेनस क्या रखना है, हाइपोटेनस रखना है √3। तो हाइपोटेनस की जगह पे आप √3 रखिए, √3 का स्क्वायर हो गया। बेस आपको पता करना है कि बेस कितना यूनिट का रखें, और परपेंडिकुलर को हमने बताया कि 1 यूनिट पर ही हमेशा फिक्स किया कीजिए। हर बार ऐसे क्वेश्चन में आप परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू वो होगी जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। बस बेस कितना लेना है इसी बात का पता लगाने के लिए हम यहाँ पाइथागोरस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 3b² + 1। 3 की तरफ 1 को ले आएंगे तो 3 - 1 = b²। तो यहाँ से 2 = b², मतलब बेस का वैल्यू आया √2। जो बेस का वैल्यू है वो √2 आया। ठीक है ना, यानी अगर हम बेस को √2 यूनिट के बराबर लें, परपेंडिकुलर को 1 यूनिट के बराबर लें, तो जो हमारा हाइपोटेनस होगा उसकी लेंथ √3 के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम बेस को √2 के बराबर लें नंबर लाइन पर और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट के बराबर लें, तो जो हमारा हाइपोटेनस होगा उसकी जो लेंथ होगी वो √3 के बराबर होगी। ऐसा हमारा ये कैलकुलेशन कह रहा है। ठीक है ना, जो हमने यहाँ लिया। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो फिर वही बात कि सर ऐसा तो कोई स्केल है ही नहीं जिससे √2 को मेज़र करेंगे। तो हमने बताया कि √2 को पहले हम बनाएंगे, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने √2 को रिप्रेजेंट किया। तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले √2 को रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह से किसी भी इंटीज़र वाले स्क्वायर रूट या कोई ऐसा नंबर जो इर्रेशनल हो, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उससे एक पहले वाले नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो रिप्रेजेंट करना ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए हम पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे।
इस नंबर लाइन पर 0 मार्क कर लिया। 0 के बाद 1 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम 1 यूनिट के इक्वल बेस को और 1 यूनिट के इक्वल परपेंडिकुलर को लेंगे, तो ये जो हाइपोटेनस है वो √2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इस √2 को आप चाहें तो ट्रांसफ़र कर दीजिए यहाँ। फिर आप यहाँ से यहाँ इस O से लेके और इस B तक ये पूरा जो लेंथ है ये हो गया √2। अब इस एंड से आप फिर अगर 1 यूनिट का ले लेते हैं परपेंडिकुलर और इसे मिला देते हैं ऐसे, तो ये जो लाइन है ना ये हो जाएगा √3 यूनिट के बराबर। क्यों? क्योंकि बेस को आपने लिया है √2 के बराबर, ये √2 के बराबर बेस हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसको 1 यूनिट लिया है आपने परपेंडिकुलर को, तो जो हाइपोटेनस है वो √3 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस हाइपोटेनस को फिर से ट्रांसफ़र कर देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये जो है बेस √3 यूनिट का होगा। ठीक है, चलिए इन 2 एग्ज़ाम्पल्स को आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और इन पर बेसिस जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं आप उन्हें करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बातें अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।